हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाई एनके चैनल पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो महत्वपूर्ण सीरीज है उसका पार्ट 6। हर भाग की तरह इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीबीटी एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग 5 भाग देख चुके हैं और ये पार्ट 6 है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में अपनी राय वीडियो के बारे में अवश्य दें। इसके पहले एक छोटी सी सूचना है कि अगर आप सभी लोग किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए, खासकर अगर आईटीआई के लिए वीडियो बनाता हूं तो आईटीआई की बात कर रहा हूं, तो अगर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई कमी है तो अपना स्टेटस चेक करके, और स्कॉलरशिप फॉर्म में अगर कोई कमी रह गई थी उस समय तो आप करेक्शन करा के अपने संस्थान में जाकर जमा कर दें। तो ये छोटी सूचना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की महत्वपूर्ण सीरीज को आप सभी लोग पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं, पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। फिलहाल पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 24 का HCF ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। मासा कैसे निकाला जाता है? मासा निकालने का एक तरीका मैंने बताया था और उसी तरीके से मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। 12, 15 और 24 का मासा निकालना है तो करना क्या है आपको, आप 12 लिखेंगे और 12 से जो दूसरी संख्या आपकी 15 इसको भाग दे देंगे। यही तरीका आपको अपनाना है। तो 12 एकम 12 बचा यहाँ पर 3 और इससे हम क्या करेंगे, 12 को भाग दे देंगे तो 3 चौक 12। तो यहाँ से क्या मासा निकल के आया 12, लेकिन भी 12 आंसर आएगा, ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 3 से 24 को भाग करते हैं। 3 से किसको भाग करेंगे, 24 को भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 से 24 भी कट गया तो कुल मिला के मासा हमारा कितना हो गया 3। मासा कितना आ गया 3। तो यहाँ पर आपका 12, 15 और 24 का मासा कितना हो जाएगा 3। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जल्दी के साथ अगला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि 289 का वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल निकालना आप लोग अगर याद कर किए होंगे तो वर्गमूल आपको याद होगा, वरना 289 में वर्गमूल निकाल के बता देता हूँ। ये एक पेयर बन जाएगा, एक संख्या अलग रह जाएगी। देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो अगर थोड़ा बहुत आप वहाँ पे समझ गए होंगे तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी। क्या करेंगे, 1 एकम 1 करेंगे, प्लस का 1 यहाँ रहेगा, इधर जुड़ जाता है 2 हो जाएगा, इधर 1 एकम 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 189। ये कितना हो जाएगा 189। फिर आप चेक करेंगे इसको, 1 से 21 एकम 21, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, हम सीधे सीधे 7 से इसको चेक करते हैं। तो जब यहाँ पर 7 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 × 7 और वहाँ से बनेगा 7 × 7 = 49 और 7 × 14 और 4 × 18, मतलब ये 7 बार आपका क्या होगा कट जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, 7 × 7 = 49 और 4 × 4, 7 × 14, 4 × 18, 189। ये पूरा कट जाएगा, वर्गमूल आ गया 17। अगर आपको वर्गमूल याद होंगे तो आपको पता होगा कि 289 किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है। वैसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका वर्ग है, 17 का है। फिलहाल अगर नहीं याद है तो निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसमें भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोई वस्तु है जिसकी लेंथ जो है वो 75 मीटर है, उसको L1 और L2 में बांटना है 1:4 में, और L1 का मान पूछा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में आया था, मैं दोबारा उसको बता देता हूँ। देखिए हमको L1 का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसकी वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं। L1 का मान कितना है 4। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, अनुपातिक योग लिखते हैं। तो 4 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणे में हम लोग कुल वैल्यू लिखते हैं 75 हो जाएगा और 15 × 75 होता है, 15 बाद में कट जाएगा। L1 का मान कितना 15 आ जाएगा। तो L1 का मान कितना हो गया 15। L2 का पूछा होता तो हम L2 की वैल्यू को ऊपर लिख के निकाल लेते। फिलहाल L1 का मान पूछा तो हम लोग 15 बता देंगे तुरंत। और जल्दी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज के दिन का अगला क्वेश्चन। कहा एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाई जाता है, मतलब आयत की लंबाई क्या है 10% बढ़ाई जाती है, फिर चौड़ाई को 5% कम किया जाता है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को तुरंत बता देता हूँ। इसके लिए आप लोग जो सूत्र लगाओगे, ये जो शॉर्ट ट्रिक लगाओगे वो आप लगाओगे, जो परसेंटेज में चेंज होता है
वो एक्चुअल होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ये परसेंटेज में चेंज होता है। x क्या है? x है आपका, हाँ यहाँ पे सूत्र में दोबारा से बता देता हूँ, वो फ्लाइट चेंज हो गई थी। जो परसेंटेज में चेंज होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपान 100 प्लस का एक्स वाई अपान में 100। फिर यहाँ पर x क्या है? जो पहले कमी हुई बढ़ोतरी हुई, तो पहले 10 की बढ़ोतरी हुई है, फिर क्या हुआ? फिर 5 की कमी हुई है चौड़ाई में, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, 10 गुणे -5 और बट्टे में कितना? 100 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, लेकिन प्लस का, और यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 10 × 25 = 50 और 50/100 का मतलब होगा 1/2। ठीक है, लेकिन 1/2 ये प्लस का नहीं रहेगा, गलती से प्लस हो गया है, ये क्या रहेगा? माइनस का रहेगा, जो कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। तो 5 में से अगर हाफ घटा दोगे तो कितना बचेगा? 4.5 बचेगा। और 4.5 चूँकि ये प्लस का है, मतलब 4.5 की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4.5% क्षेत्रफल जो है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इस पूरे वीडियो के किस क्वेश्चन नंबर में आपको दिक्कत है, उसको मैं अलग से समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है। आप लोग एक बात जान लीजिए, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद tan अगर 60 का पूछ ले तो आप tan 60 का मान √3 बता दोगे, और 90 का मान अगर पूछ ले, tan 90 का मान तो अनंत होता है। ये tan की सीरीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा किसी वस्तु की विस्थापन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन बटे समय क्या होता है? आप लोगों को कई बार हमने बताया है, कई वीडियो में इसका जिक्र आया है कि विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और अगर पूछे वेग का मात्रक क्या होता है तो आप बता दोगे मीटर/सेकंड। ये वेग का मात्रक होता है। वेग एक सदिश राशि है। अगर पूछे वेग कैसी राशि है तो आप बता दोगे वेग एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है? तो ओम का नियम तो बताता नहीं है, हुक का नियम भी नहीं बताता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए क्वेश्चन है। उन्होंने थ्योरी में पढ़ा होगा, लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कॉमन आती है, तो सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स को ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जिस नियम में बताया गया है वो किसका नियम है? वो फैराडे का नियम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे का नियम बताता है। आगे बढ़ते हैं बहुत सी जल्दी के साथ, ज़्यादा समय न लगाते हुए। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया है कि अगर cos 30 का मान √3/2 है तो sin 30 का मान कितना होगा? यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दे दिया है। वास्तव में cos 30 का मान इतना ही होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 ही होता है। तो चूँकि cos 30 का मान √3/2 होता है, ऐसे करके sin 30 का मान कितना होगा? ठीक है, तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो सीधे सीधे ये अगर आपको याद होंगे मान तो आप बता दोगे। और मान लीजिए अगर आपको जैसे sin 30 पूछा है तो उसमें cos 30 देने की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधे sin 30 का मान याद कर सकते हो, 1/√3 होता है। और अगर आपको नहीं याद है, आप निकालने बैठोगे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा। कि हमने पहले बताया है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। फिर यहाँ पर आधार का मान आप रखोगे √3 और कर्ण का मान रखोगे 2। फिर आप पाइथागोरस लगाओगे। ठीक है, फिर क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे, तो वहाँ से आपका लंब जो है 1 आएगा, पाइथागोरस से निकालोगे। फिर sin थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 1 रखोगे, कर्ण का मान √3 रखोगे। पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, जो मैंने पाइथागोरस क्या होता है और cos थीटा sin थीटा का मान क्या होता है ये पहले मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा है, तो अगर वहाँ से आप लोग समझे होंगे तो कर लेंगे। और अगर आपको मान याद है तो आप सीधे बता दोगे कि sin 30 का मान 1/√3 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो है 180/पाई के बराबर होता है। आपको याद रखना है पाई का मान अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल वगैरह में रखते हो तो 22/7 होता है, पर रेडियन में जो पाई का मान होता है वो होता है 180 अंश। ये आपको याद रखना है। तो कितना होता है 180 अंश। देखिए डी वाले आसपास में क्या दिया 180/पाई, और अगर पाई का मान भी हम लोग 180 रख दें तो 180/180 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। आपसे यही पूछा है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो कितने 180/पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा है एक 40 वाट के फ्लोरेसेंट लैंप जो कि करंट लेता है उसे प्रकाशमय करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक ऐसा लैंप है जो कि कितने का है, जिसकी पावर 40 वाट की है। तो देखिए P बराबर होता है, फार्मूला एक V²R होता है। ठीक है, आप लोगों को पहले बताया है। और यहाँ से अगर ओम के नियम से V बराबर IR हम लोग देख लें तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। तो हम R की जगह पर क्या लिख देंगे V/I लिख देंगे। तो हम R की जगह, सॉरी मैंने फार्मूला ही गलत बता दिया है, P बराबर I²R होता है। क्या होता है I²R। और P बराबर देखिए इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I²R की जगह हम क्या लिख सकते हैं V/I लिख ही सकते हैं ओम के नियम से। फिर एक I से एक I कट जाएगा तो P बराबर एक फार्मूला और होता है, ये भी आप लोग याद रखें हमेशा के लिए कि P बराबर होता है VI। ठीक है, अब P बराबर V का मान कितना है यही तो निकालना है। P का मान हमको 40 दे रखा है, P का मान हमको क्या दे रखा है 40 दे रखा है, तो इसको 40 लिख देंगे। V का मान निकालना है, I का मान कितना दे रखा है 0.1, तो इसको हम 0.1 लिख देते हैं। दशमलव हटाएंगे नहीं, इधर 0 एक और बढ़ जाएगा, तो V बराबर कितना आएगा 400 वोल्ट आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो V बराबर 400 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, 12वें क्वेश्चन की ओर। उसमें कहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, और आपको वैल्यू दी है। तो देखिए हीट का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फार्मूला लगाना होगा। Q बराबर फार्मूला होता है MS∆T। फार्मूला क्या होता है Q बराबर MS∆T। अब इस पर हम मान लिख देते हैं। M का मान दिया है 120, M के सामने डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो पहले टेम्परेचर T1 20 था, फिर कितना हो गया 85 हो गया। तो इस बीच में कितना चेंज हुआ 65 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ, तो 65 लिख देंगे। और T टाइम यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है, तो मैं इसको हटा के एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। M का मान यहाँ पर 120 है और S का मान कितना दिया है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान 4.2 दिया है। और डेल्टा T जो है वो है टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, हाँ 65 टेम्परेचर में चेंज हुआ। ठीक है, जहाँ पर S क्या है, यहाँ पर S है विशिष्ट ऊष्मा, M आपका द्रव्यमान है, डेल्टा T टाइम में अंतर है। देखिए दशमलव का स्थान पहले 0 कट जाएगा, आपका आ गया 12 × 42 × 65। अब इन तीनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 दूना 24 का 4 हासिल आया 2 और 12 चौक 48 और 2 50, तो हो गया 504 और गुणे 65।
अब हम क्या करते हैं, 504 और 65 का गुणा कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम करेंगे 504 गुणे 65 और इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा आप लोग चाहो तो वैदिक मैथ से भी कर सकते हो और चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो। गुणा करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जल्दी से इसका गुणा, जो एक वैदिक मैथ की ट्रिक मैं कभी कभी आप लोगों को बताता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं वैदिक मैथ से आप लोगों को सिखाऊँ, तो मैं उसी से फिर इसका गुणा करता हूँ जल्दी से। 5 चौके 20 का 0, 5 0 0, 6 चौक 24 और 2 26 और फिर 2 हो गया। 3 करते हैं 25 और ये 7 हो जाएगा। मैं जल्दी से गुणा कर लेता हूँ। 32,760 इसका गुणा आएगा और ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। गुणा आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे क्या लगाया था हमने, एक बार फिर से बता देते हैं। Q बराबर होता है MS डेल्टा T, उस फार्मूले को हमने लगाया है और आंसर जो है 32,760 आया है। बहुत जल्दी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पार्ट 5 में मैंने एक क्वेश्चन में गलत कैलकुलेशन कर दी थी। फिर मैंने आपसे कहा भी था कि हो सकता है क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हों, पर मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन गलत की थी। क्वेश्चन के ऑप्शंस बिल्कुल सही थे। देखिए मोबाइल की स्क्रीन छोटी है और उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो वही मैंने गलती की थी वहाँ पर। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 को, जो कि पार्ट 5 में भी क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन वहाँ पे मैंने इसका आंसर नहीं करवाया था। जो मेरी कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई थी। देखिए कहा है 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। तो कोई भी टैंक अपने आयतन के बराबर पानी रख सकता है और जो बेलन का आयतन होता है, सिलेंडर का आयतन होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 3.14 होता है। मैं इसको 3.14 फिलहाल लिख देता हूँ। आर स्क्वायर मतलब 75 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 65 का स्क्वायर लिख देता हूँ। इंटू में एच कितना है, ऊंचाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं इसको 100 लिख देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 जीरो से 0.2 स्थान पहले कट जाएगा तो हो गया 314 और 75 का स्क्वायर कितना होगा, 55 25 और 8 7 56, तो ये कितना होगा 56 25। अब 314 को जब आप 56 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा आपका 1766 250, ये आपका गुणा आ जाएगा। अब किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है और ऑप्शंस आपको लीटर में दिए हैं। तो क्या करो 1000 से भाग करो और जैसे ही 1000 से भाग करोगे 0.3 स्थान पहले लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1766.25 लीटर। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ पर है, 1766.25 लीटर पहला ही ऑप्शन है। तो कितना पानी रख सकता है, 1766.25 लीटर रख सकता है। बेलन का आयतन का सूत्र मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है कि पिछले पार्ट का जो क्वेश्चन था पार्ट 5 का, वो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि यह 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल पर क्या है रखी जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो अच्छा स्लाइड आगे बढ़ गई थी, दोबारा से वहीं पे आते हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये सूत्र होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, मेरी भी अभी नज़र पड़ी है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है वो मास लिखा है, यानी द्रव्यमान लिखा 10 किलोग्राम और पोल की ऊंचाई लिखी है 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में लिखा है 10 किलोग्राम और 20 मीटर, हिंदी में इसको लिखा है 250 किलोग्राम। हम लोग इंग्लिश वाले वर्जन को सही मानेंगे। जब भी डेटा अलग अलग होंगे या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग किसको सही मानेंगे, इंग्लिश वाले वर्जन को सही मानेंगे। तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का PE बराबर mgh, वहाँ पर m का मान हम 250 न लिख कर 10 लिखेंगे, चूँकि इंग्लिश वाले वर्जन में 10 किलोग्राम लिखा है। कुल मिला के मैं इसका मान 10 लिखता हूँ। g का मान आप लोग जानते हो, एग्जैक्ट मान g का 9.81 होता है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। अब 0.2 स्थान पहले दशमलव हटा दोगे, एक जीरो यहाँ कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, ये आ गया 981 गुणे 2 और 9 दूनी 18,
अच्छा, इसे गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 को 19, 1962 किलो जूल का काम होगा। 1962 आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1962 सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर 250 ना लिख के कितना लिखा जाएगा, 10 किलोग्राम ही द्रव्यमान का मान रखा जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, कि 52% को भिन्न में बदलना है। तो 52 को कैसे बदलोगे, 52 और प्रतिशत का चिन्ह लगा, जहाँ परसेंटेज लगा है उसके उल्टा 100 बढ़ा दो, तो ये 100 हो गया। अब ये 4 से कट जाएगा, 13 चौके 52 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 13/25। कितना आ गया, 13/25। और ये आपका सी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इन्हीं क्वेश्चन से सीबीटी एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो आप लोग सभी क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे तथा पेपर देने के बाद आकर बताएंगे कि हाँ सर, मेरा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पेपर बहुत बढ़िया हो गया है, सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी अन्य दिन, किसी अन्य वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख सकते हैं और आगे जो आने वाले वीडियो हैं उन पे भी आप लोग थोड़ा कायदे से देख लीजिए, आप लोगों को निश्चित ही फायदा होगा। जय हिंद।